पुल करने के लिए जो हम फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी सर, जो हम लगाते हैं किसी बॉडी को खींचने के लिए या उसको पुल करने के लिए। ठीक है हर्षिता, but how we observe the effect of forces? बताओ हर्षिता। Can you repeat your question, sir? फोर्स के इफेक्ट्स का कैसे पता चलता है? हाउ वी नो दैट फोर्स इज अप्लाइड? Sir, when an object is in movement or friction, जैसे हम बोलते हैं, हमें पता चलता है कि फोर्स अप्लाइड हुआ है कि नहीं। जैसे फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बॉडी का मास कितना और बॉडी हाउ मच एक्सेलरेट हो रही है, तो उसकी वजह से हम निकाल सकते हैं दैट बॉडी इज मूविंग इन विच डायरेक्शन और कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हर्षदा ने बताया कि जो फोर्स है उसका पता कैसे चलेगा? बाय चेंज इन स्टेट ऑफ इनर्शिया, है ना, कि बॉडी मूव कर रही है कि रेस्ट पे। ठीक है, ओके ओके। व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ इनर्शिया बेटा? स्टेट्स ऑफ इनर्शिया के 3। Inertia of rest, inertia of motion, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया वी नीड टू अप्लाई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, चेंज करना है किसको? स्टेट ऑफ इनर्शिया को। किससे होगा? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स से होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा? सेकेंड लॉ सेज कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। दिस वी प्रूव्ड इन द क्लास, ये हमने कर लिया था। देन फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था मोमेंटम का। देन नेट फोर्स के अंदर थर्ड F3 निकाला था। नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ, नहीं हुआ था। ये हो गया, सेकंड लो हो गया ना। नो सर, नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। फोर्स का कंसेप्ट भी न्यू है। फोर्स का कंसेप्ट से तो रुक जाओ कोई बात नहीं, फोर्स का कंसेप्ट भी न्यू है। नो सर। ठीक है, तो एनएलएम स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी क्लास मिस हो गई थी आई थिंक। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये तो ध्यान से सुनना, नया चैप्टर है एनएलएम। इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पहले बता देता हूँ कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्सेस, हाउ वी कैलकुलेट फोर्स, और 3 जो डिफरेंट लॉज हैं उन सबको देखते हैं, राइट। तो एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे बेटा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि फोर्स क्या होता है। पढ़ो, a push or pull that changes or tends to change the state of motion, either it changes or it tends to change the state of motion। तो या तो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, किसको? स्टेट ऑफ मोशन को। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या क्या हो सकती है बेटा? स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट या स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन। भाई इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है? इट इज इन रिलेटिव मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो क्या है? इट इज इन रिलेटिव रेस्ट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट को जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करना है। आई नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। हाउ कैन आई डू दैट बेटा? बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अब दो कंडीशंस इमेजिन करना आप। पहली कंडीशन है कि टेबल पर आपका फोन रखा है ना। आप अपने हाथ से फोन को पुश करते हो, क्या वो मूव करेगा? इनिशियली वो रेस्ट पे था, जब आपने बाहर से फोर्स लगाया तो क्या हुआ? रेस्ट की पोजीशन थी, वो मोशन में तब्दील हो गई ना, है ना। तो यू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स। यस सर। अब दूसरा केस देखो कि रेलगाड़ी खड़ी है, ट्रेन जो पटरियां होती है ना, रेलवे ट्रैक्स, उन पर रेलगाड़ी खड़ी है। अब आप उसको पुश करते हो, रेस्ट पे है ट्रेन, यू आर पुशिंग दैट ट्रेन, वो मूव करेगी? नो सर। नहीं करेगी। आर यू अप्लाइंग फोर्स और नॉट? यस सर। यस, यू आर अप्लाइंग फोर्स बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो फोर्स लगने पर भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे? टेंड्स टू चेंज। या तो चेंज कर पाएगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। तो आप कोशिश तो कर रहे हो ना ट्रेन को पुश करके, बट ट्रेन मूव नहीं हो रही है, तो यू आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या है फोर्स? फोर्स इज ए पुश, पुश मतलब धक्का, पुल मतलब खींचना। इट इज ए पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है,
अब स्टेट ऑफ मोशन क्या क्या हो सकती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार आपको बेसिक कैरेक्टराइजेशन बता देता हूँ फोर्सेस का, ठीक है। पहला कैरेक्टराइजेशन है बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्ट फोर्स, की कॉन्टेक्ट एरिया है, कॉन्टेक्ट सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग क्या कैरेक्टराइजेशन होगा। तो देयर आर सम फोर्सेस विच आर देयर व्हेन टू सरफेसेस आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। जब दो सरफेसेस फिजिकल कॉन्टेक्ट में होंगे तो उस समय कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे। देखो यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और उनका कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है बेटा, ये रेड कलर से हाईलाइट किया मैंने, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर दो फोर्स है, एक तो विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, एंड दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल। ठीक है। और दूसरा है पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, वो कौन सा फोर्स है, Friction. तो आपको पता है यार, देखो मेरे दोनों हाथ है ना, अगर इनके पैरेलल टू सरफेस की बात करें तो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों फोर्सेस के होने से, इन दोनों फोर्सेस के होने के लिए, फॉर द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स, टू सरफेसेस शुड बी इन contact. That is why normal reaction force and frictional force are contact forces, है ना, तो contact forces है। फिर अगली बात करते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है। तो पहले डिफाइन करते हैं बेटा कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होगा बताओ, स्ट्रिंग इज मासलेस, मासलेस होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा, मासलेस होगा एंड इनएक्सटेंसिबल। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो आपके पास कोई वायर है ना, या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बोले तो क्या बोलते हैं, आम 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 बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे स्ट्रिंग को बेटा, तार. धागा, रस्सी. रस्सी, तो तार. है ना, तो इस तार, इस तरीके की चीजों को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग। तो जो थिन वायर्स होते हैं दे एक्ट एज स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि उनको यूज किया जा सकता है स्ट्रिंग की तरह। अब सोचो, मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा राइट हैंड दिख रहा है आपको और दूसरा लेफ्ट हैंड, आई want to move my left hand, I want to pull my left hand with the help of right hand। तो इनके बीच में क्या किया मैंने, एक स्ट्रिंग लगा दिया। अब मैं राइट हैंड से फोर्स लगा रहा हूँ और उसके साथ साथ कौन सा हाथ मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब देखो मैं पुल कर रहा हूँ, मैं इसको पुल कर रहा हूँ तब तो मूव कर रहा है, क्या मैं पुश करूंगा तब भी मूव करेगा, No, sir. तो ये स्ट्रिंग जो है ये हमेशा क्या रहता है, हमेशा टेंशन में रहना चाहिए। कभी भी कंप्रेशन में स्ट्रिंग कुछ भी फोर्स सपोर्ट नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग को ऐसे कंप्रेस करोगे तो ये फोर्स को सपोर्ट नहीं करेगा, डिफॉर्म हो जाएगा। बट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड तो क्या करोगे, व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड तो यू कैन ट्रांसफर फोर्सेस फ्रॉम एनी बॉडी ए टू बॉडी बी, राइट। तो अब स्ट्रिंग जो है उसके दो अजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कि इट इज सो थिन दैट इट इज मासलेस, और दूसरा क्या, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज इनएक्सटेंसिबल। इतना पतला होगा स्ट्रिंग की मासलेस हो जाएगा, है ना, ताकि कैलकुलेशन करते टाइम हमें कुछ अज्यूम ना करना पड़े। और इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इनएक्सटेंसिबल होगा, कि इसकी लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तब बाहर से फोर्सेस लगाओगे, टेंसाइल फोर्सेस, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या चेंज होगी, No, sir. No, sir. जब बाहर से फोर्सेस लगाए जाएंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। और स्ट्रिंग का क्या मास होगा, No, sir. No, sir. अब देखो मासलेस। मासलेस है। अब ये देखो ये वायर जो है क्या इसका मास है No, sir. नो सर। No, इसको sir. इसको ऐसे हाथ में पकड़ोगे तो मास तो है ना, फील तो हो रहा है ना वेट इसका। Yes, sir. तो इसका रियल लाइफ में तो मास है बेटा, बट जब हम फिजिक्स की यहाँ पे बात करते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग की, तो हम क्योंकि मास ऑफ द स्ट्रिंग को कंसीडर नहीं करते, दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट की स्ट्रिंग है ना इतना पतला है, इतना लेस मास का है, उसका मास इतना कम है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी उसको मासलेस बोल देते हैं। मासलेस बोलने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के मास को हम अपने कैलकुलेशंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मासलेस बोलने का मतलब ये है। अब ऐसा मत सोचना कि सर मासलेस है तो स्ट्रिंग कैसे होगा, नहीं, अगर मासलेस है तो स्ट्रिंग नहीं होगा, बट क्योंकि हम अपने कैलकुलेशंस में इसको नहीं लेते, दैट्स व्हाई
इट इज सर assumed स्क्रीन नहीं दिख रही इट इज assumed as massless। अभी शेयर कर रहे हैं बेटा, मुझे दिख रहा है कि स्क्रीन शेयर रुक गया है। अभी कौन बच्चा आया क्लास में, उसकी वजह से रुका क्या ये? तो दूसरा अजम्पशन क्या था? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, कि बाहर से लगने वाले फोर्सेस चाहे कितने भी लार्जर हों, बट स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी सी भी चेंज नहीं होगी, स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है। ठीक है, अरे स्क्रीन ही तो नहीं दिख रहा, सुनाई तो दे रहा है, स्क्रीन आ जाएगा। यस हाँ तो सुनो ना, हाँ तो सुनाई तो दे रहा है, स्क्रीन तो मुझे भी पता है नहीं दिख रहा, आई एम ट्राइंग टू गेट इट बैक, बट सुनाई तो दे रहा है ना बेटा। क्या हो गया? स्ट्रिंग पे बाहर से लगाए गए फोर्सेस जो हैं, उनको कितना भी लार्जर फोर्सेस लगा दो तो क्या होगा? स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है स्टार्ट। अब आ गया। तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। यस सर ओके, तो दो अजम्पशन याद रखोगे कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। स्ट्रिंग पर लगने वाले फोर्सेस हमेशा पुलिंग इन नेचर होंगे, पुलिंग मतलब हमेशा टेंसाइल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो स्ट्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा, बकल कर जाएगा, कुछ फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अब आपको फोर्सेस के बारे में पता चल गया कि व्हाट इज अ फोर्स, और फोर्स का कैरेक्टराइजेशन बेसिक वाला कि कॉन्टेक्ट फोर्स होंगे तो दो बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ सर फोर्स जो कि कौन सा भी टेंसाइल। ऑब्जेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा मतलब उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर रहेगा क्या? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यस। ओके सर। अब टेंशन इन स्ट्रिंग जो है, इट इज आल्सो है टेंसाइल फोर्स, है ना, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होगा। और इसमें अजम्पशन क्या है स्ट्रिंग का? इट इज मासलेस एज वेल एज इनएक्सटेंसिबल, राइट। अब बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। न्यूटन के कितने लॉ होते हैं बेटा? 3 तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब क्योंकि हम इसको फोर्स के बाद ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन के जितने भी लॉ है वो फोर्स के बारे में ही बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? तो मैं आपको M1D पढ़ा रहा था, ध्यान से सुनो। M1D क्या था? M1D में वी टॉक्ड अबाउट स्टेट ऑफ इनर्शिया, है ना, या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था? रेस्ट और दूसरा मोशन। मोशन तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बस यही बात क्या है? इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू नीड टू अप्लाई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि ठीक है कि फोर्स तो लगाना पड़ेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, बट कितनी क्वांटिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। तो वो फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसका फेमस इक्वेशन भी है, F इज इक्वल टू m, ठीक है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बात करता है? इट देयर इज एन टेल्स अस कि सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कि कभी भी अकेला फोर्स नहीं पाया जाएगा, यानी कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। और इसका दूसरा डेफिनेशन सबको याद होगा, साथ में बोलना मेरे। टू Yes, sir. एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एक एक करके तीनों लॉज की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पढ़ो एक बार इसको, क्या लिखा है यहाँ से। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन
along a straight line unless compelled to change its state by the action of an unbalanced external force. ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो तब तक अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा तब तक कि उस पर बाहर से अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है, इसी के डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, या फिर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू इट्स मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो अगर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पूर्वा बताओ बेटा, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स? The force which we exert on an object. ठीक है, change अब its सब बच्चे देखो, सब बच्चे देखो, शाबाश बेटा। इन्होंने बोला कि बाहर से लग रहा है, तो बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। बट देखो एक्सटर्नल फोर्स, ये ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का, इस पर मैं राइट साइड में एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ, तो क्या ये फोर्स बाहर से लग रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस। अब ये अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। देखो बैलेंस्ड फोर्स कैसे, बैलेंस्ड ऐसे होता कि इसके अपोजिट साइड में लेफ्ट साइड से 100 न्यूटन लग रहा है, तो ये दोनों 100 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। भाई 100 न्यूटन राइट साइड में लग रहा है, उल्टा 100 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, कि बाहर से लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता था कि ये 100 न्यूटन तो राइट साइड में लग रहा है और 80 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट में, तो अब अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 20 न्यूटन राइट साइड में, है ना। तो जो बाहर से लगने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या हो गया, 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, अच्छा ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाला। तो जब ऐसा होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है। अब स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया के 3 तरीके क्या होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या मतलब है बेटा इसका, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक, inertia of motion, an object moving with uniform velocity will continue its motion unless unbalanced external force is applied on it। और थर्ड क्या है, inertia of direction, inertia of direction। ठीक है, तो inertia of direction क्या होगा, कि सीधे लाइन के अलोंग, if an object is moving along a straight line then it will continue its motion along the straight line unless an unbalanced external force is applied on it। ठीक है, तो to change the direction of motion of an object you need to apply unbalanced force। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट लॉ कि आपको स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज करना है तो यू नीड टू अप्लाई फोर्स, बट इतनी सी बात को क्या बोला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बोलता है कि ठीक है यू नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बट फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई फोर्स, आपको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। बट कितना फोर्स लगाओगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो वो इस इक्वेशन से पता चलता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ पे वापस आया मैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, रेस्ट मतलब रेस्ट है, अगर इसको चेंज करना है तो रेस्ट पे रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसको मूव किया तभी तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, तो दैट मींस वेलोसिटी चेंज होगी, जीरो वेलोसिटी थी नॉन जीरो हो गई। ठीक है, मोशन में था उसको रेस्ट पे ले आए तो नॉन जीरो वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो वेलोसिटी चेंजेस। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसका डायरेक्शन चेंज करना है तब भी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज। तो देखो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी,
जीरो। Zero. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। नहीं, जीरो नहीं होगा क्योंकि नहीं। वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग देन द एक्सेलरेशन विल बी Not equal to zero. और पॉजिटिव Not equal to zero. बताओ कितने बच्चों को लगता है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो? अच्छा, जितने बच्चों को लगता है कि नॉन जीरो होगा वो हैंड रेज करना। तो पहले क्यों गलत बोल रहे थे बताओ? ऐसे तो बीच बीच में करता रहूंगा बेटा मैं, आप मेरे को सुन रहे हो तो इसका मतलब है ना सो जाओ तुम, एक काम करो। तो मैं अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो गलती हो रही तो बताओ ना कि गलत बोल रहे हो। तमन प्रीत ने खाली बताया, फिर सब लोगों को नींद आई, अच्छा ऐसा, अच्छा सर ने गलत बोल दिया। तो इफ द वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन इज Not equal to zero. नॉन जीरो। Not equal to zero. इफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, ठीक है, यहां से समझ आया कि टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन शुड बी नॉन जीरो। तो एक्सेलरेशन होगा नॉन जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, और मास जो है, क्या मास जीरो होगा कि नॉन जीरो? फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट मास हमेशा क्या होगा? Con- Not zero, sir. नॉन जीरो। जीरो मास का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, Negligible. है ना? तो इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट गिवन टू यू, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए आपको, तो उसका मास हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो होगा। On zero. नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती, और जीरो मास का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड टू यू एंड इट इज एग्जिस्टिंग फिजिकली, तो मतलब क्या, मास इज नॉन जीरो। एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉन जीरो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मींस फोर्स इज आल्सो नॉन जीरो। Non-zero. भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों की दोनों चीजें नॉन जीरो हो गई, तो राइट साइड में फोर्स जो है वो भी क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। Zero. And this equation is called as Newton's second law of motion. F is equal to mass into acceleration. अब सेकेंड लॉ का एक और डेफिनेशन है बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? dp बाय dt। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो पहले, p इज इक्वल टू M. मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। तो p जो है वो लीनियर मोमेंटम स्मॉल p, ये लीनियर मोमेंटम को डिनोट करता है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? p इज इक्वल टू m इंटू v। और लीनियर मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम इज वही अ सर वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज अ Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। Vector. वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है और मास भी एक तो No, sir. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। है। सच में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है? यस सर, बिकॉज़ इट स्पेसिफाइड डायरेक्ट। वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा? और उसके पास दो Because it has magnitude and direction. बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज Direction. Direction. तो चलो मान लेते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। It is मास इज अ स्केलर No, sir. क्वांटिटी। Scalar quantity. Why? स्केलर क्वांटिटी। it Why? Mass is a It magnitude does because not of the have quantity of direction. matter contained in the body. एक एक करके सर बताओ। उसको It is the quantity of matter contained in the body. तो क्वांटिटी Mass. ऑफ मैटर कंटेन ऑन द बॉडी कैन बी नेगेटिव। No sir, it is sir. always सिर्फ positive. उसका Positive. मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन नहीं होता है। ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा, मास का कोई डायरेक्शन होगा No sir. तो वेक्टर नो क्वांटिटी, सर। तो वेक्टर क्वांटिटी। Sir, scalar quantity. सर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब भूलोगे नहीं भूलोगे ना। तो मास इज अ स्केलर, सो इट इज नॉन जीरो स्केलर, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर जो आपका है, एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया गया एक वेक्टर से। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? vector. Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। तो पता चला कि लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी Vector. एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो डीपी बाई डी निकालते हैं बेटा। तो डीपी बाई डी का मतलब है कि डी बाई डी ऑफ एम इंटू वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. Zero. बट क्या मास यहाँ पे टाइम का फंक्शन है? मास इज चेंजिंग विद टाइम और नॉट? No, sir. No, sir. No, sir. मास बाहर आ गया और क्या कर दिया? डीवी बाई dv by dt डीवी बाई डी क्या होता है? अभी पढ़ा था M1 डी Acceleration. acceleration एक्सेलरेशन। तो क्या फोर्स, ये डीपी बाई डी क्या था? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा तरीका निकालने का। कौन सा? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। dt. अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये करो क्वेश्चन नंबर, ये बताओ। ये क्वेश्चन है, गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर with x axis, the angle that momentum vector makes with x axis। करो इसको, पोल में आंसर करना। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू MV. MV. पहले फॉर्मूला लिखो फिर ट्राई करो। किया बेटा सॉल्व? Yes, sir. अभी 3 वोट मिले हैं खाली, है ना? तो कितने वोट चाहिए? 40 वोट्स। 40 के 40 बच्चे सॉल्व करो इसको, आंसर कर दो। पहले फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल टू MV। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ momentum vector are same, because multiplying any vector by a scalar does not change the direction of that vector, it only increases or decreases the magnitude। तो P is equal to MV। आपको वेलोसिटी दे रखा है क्वेश्चन में। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर। सब लोग करो। आई हैव रिसीव 10 वोट्स, आपको 40 वोट्स तक ले जाना है इस काउंट को, देन वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटीन स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी लोग, डाउट है किसी को? no sir Yes, sir. समझा दो. यस सर। समझाऊंगा तो सही। मैं ट्राई करूँ, ट्राई को कौन कौन ट्राई करके थक चुका है? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर का।
ठीक है ऋषु, आप पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, एक बार अनम्यूट करके पढ़ो क्या लिखा है। जी सर। पढ़ो पढ़ो, माइक पे पढ़ो, अनम्यूट करके पढ़ो एक बार। A body of mass 1 kg is moving with the velocity v बराबर 10 g vector plus 5 vector meter per second. What is the angle made by the momentum vector with x axis? 10. कौन सा एंगल निकालना है? व्हाट इज द एंगल मेड बाय मोमेंटम वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सा होता है बेटा? हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल होगा और राइट साइड में पॉइंटिंग होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ मोमेंटम वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ये पूछा है क्वेश्चन में। और वेलोसिटी वेक्टर आपको दे रखा है, कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले हम डायग्राम निकालेंगे रफ। हाँ, आप क्या कर लो, वेलोसिटी जो है उसको मास से मल्टीप्लाई कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास गिवन इन द क्वेश्चन? 1 kg। 1 kg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बेटा? 10 i कैप प्लस 10 I cap plus 5 J cap. 5 j. तो जो मोमेंटम वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, वो भी क्या हो गया? 10 i कैप प्लस 5 J cap. कैप। 5 J cap. अब क्या कर सकते हो? कैन यू प्लॉट दिस वन और नॉट? यस सर। Yes sir. Yes, sir. पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन। तो कितना कम आई कैप में क्या वैल्यू है बेटा इसकी, वेक्टर की? 10. 10. Yes sir. तो मान लो मैं 10 दूरी पे गया और मैंने लोकेट कर लिया ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से मैं जाऊंगा कितना? जे कैप 5 डायरेक्शन, J cap. 5 J cap. और फाइनली पहुंच जाऊंगा अपने एंड पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन एंड एंड पॉइंट इज दिस पॉइंट। अब क्या करना है? यू हैव टू कंप्लीट दिस ट्राइंगल एंड दिस इज द वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज मोमेंटम वेक्टर। अब मोमेंटम वेक्टर का आपको क्या निकालना है? एंगल मेड बाय दिस मोमेंटम वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो दिस थीटा यू हैव टू फाइंड आउट। कैन यू फाइंड आउट दिस थीटा बेटा? यस सर। Yes, sir. कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल के अंदर बट वी विल टेक टेंजेंट थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की वैल्यू कितनी है? 5। 5। 5. और बेस या फिर हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है? 10। 10। तो ये क्या हो गया? 1/2। अब दिस इज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो वी गॉट कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा क्या आएगा? tan inverse 1/2। tan Tan इनवर्स inverse 1/2. 1/2। तो ये समझ आया विच इज द राइट आंसर फिर बेटा? ऑप्शन ए A, sir. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कि फाइनल आंसर क्या आएगा कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब भी 24 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? अब डाउट पूछो, किसी को समझ नहीं आया? अब आ गया ऋषु? बेटा आया सब? हाँ सर एक बार ना बच्चों को थोड़ा सा रिमाइंड आप करा दीजिएगा, चाहे वो उत्तराखंड के बच्चे हैं यूके वाले और चाहे वो ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम यानी कि फीडिंग इंडिया के बच्चे हैं। ग्रुप पर कुछ टाइम पहले एक गूगल फॉर्म गया था क्लास का फीडबैक का, तो हम लोग फिर से रिसेंड कर देंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं फिल किया है वो फिल कर देंगे आज उसको क्लास के बाद। तो आज आप जो है क्लास के बाद फीडबैक फॉर्म भर देना। आपको क्लास में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लगा है, क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, क्या आपको लगता है कि और अच्छे से हो सकता है, तो वो चीज आप कर देना। ठीक है बेटा? ठीक। थैंक यू सर। और सभी बच्चे ना प्लीज भर जरूर देना। अभी हम लोग चेक कर रहे थे, काफी कम बच्चों ने फिल किया है। जिन्होंने फिल कर दिया है वो इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सभी बच्चे भर देना। अगर उनको लग रहा है कि नहीं मैंने पहले भरा था मैं फिर से भरना चाहता हूँ, तो फिर से आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सभी लोग भर सकते हैं फिर से, कोई इशू नहीं है। सर मेरी आईडी नहीं अभी तक इश्यू हुई। वो कोई बात नहीं, वो पंकज सर से बात हो गई थी। अभी आपको ना अभी पोर्टल पे काम चलेगा इस वीक में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। बाकी बस आप ही की नहीं मिली, बाकी सभी की तो मिली हुई है सभी को।
ठीक है, आप तमन पे बात कर लेना पंकज सर से एक बार, और हो सकता है इस वीक के एंड तक या फिर अगले वीक के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी आईडी। Okay, sir. Thank you. ओके। चलो बेटा, हो गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अनिरुद्ध पूछ रहा है कि सर ये टेन इनवर्स कैसे आया, बताओ। थीटा को उस साइड लेकर गए दूसरी साइड, तो वो 1/tan, डिवाइड तो फिर उसे लिखेंगे 1 tan इनवर्स। 10 की One- पावर -1 हो गया ना बेटा, वो 10 इनवर्स बोल देते हैं उसको, 10 की पावर -1, 1/10 आ गया ना वो दूसरी साइड। तो इनवर्स एंगल होता है, एक होता है टेंजेंट थीटा, एक होता है टेन इनवर्स थीटा, है ना। टेन इनवर्स थीटा नहीं होता, टेन इनवर्स वैल्यू है ना, कुछ वैल्यू, तो वो इनवर्स हो गया, मतलब कि 1/10 था, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके लिए आप पढ़ना बेटा, ज्योमेट्री पढ़ के आना, इमोजीज भेजने से काम नहीं चलेगा, है ना, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि टेन इनवर्स कैसे आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे ये वाला। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन क्या करना है बेटा आपको, फोर्स लगाना है बाहर से, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज और दे रखी हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ F3, है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो आपको कंटेक्स्ट क्लियर होगा। और फिर एक हिंट दे देता हूँ कि लेट अस अज्यूम लेट F3 इज इक्वल टू x in i cap डायरेक्शन प्लस y in j cap डायरेक्शन। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, हिंट आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F3 में यानी कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो बेटा ट्राई। जैसे ही आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना बेटा।
देखो बच्चे, जिनका क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो सुनो मेरे बात, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। A 2 kg object is subjected to 3 forces that give it an acceleration of -8। ठीक है, तो मास की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी 2 किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन की क्या दे दी वैल्यू बेटा, माइनस इन आई कैप डायरेक्शन, -8 इन आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। एफ नेट कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले एफ नेट निकाल लो, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज एफ नेट, और उसकी वैल्यू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बेटा। तो मास की दे रखा है और एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, -8। तो -16 आई कैप इज द फोर्स। ठीक है बेटा, तो -16 आई कैप ये आपका फोर्स आ गया एफ नेट। अब F1 दे रखा है देखो 30 आई कैप प्लस 16 जे कैप, और F2 -12 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब आपको ये करना है, एफ नेट दे दिया, F1 दे दिया, F2 दे दिया, F3 निकालना है। और F3 को निकालने के लिए यू शुड अज्यूम F3 एज x इन आई कैप डायरेक्शन एंड y इन जे कैप। तो फिर आपको x और y की वैल्यू खाली निकालनी बच जाएगी। ठीक है, करो अब सब बच्चे। अभी 4 बच्चों का खाली आंसर है, बाकी सब भी करो यार। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, अनम्यूट करके डाउट है तो पूछ लो कि सर ये दिक्कत आ रही है। सर जो जिनका सॉल्व हो गया वो एंड कर ले। हाँ हाँ बेटा, सर जो F3 है उसको एक साइड कर लिया और बाकी F नेट F1 F2 एक साइड कर लिया। फिर हाँ। सर इसको सॉल्व किया तो F3 वाली साइड आया x i कैप प्लस y j कैप। तो दूसरी साइड जो हमारा आंसर है उसके आगे x और y कैसे निकालना है? हाँ अभी बताएंगे। आई कैप वाले जो पार्ट है उनको एक बार कैलकुलेट कर लो, और वाई कैप जे कैप वालों को एक साथ कैलकुलेट कर लो। 20 प्लस 24 आ रहा है। एक्स की वैल्यू आएगी आई कैप के साथ और वाई की वैल्यू आएगी जे कैप के साथ। तो जे कैप कंपोनेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करोगे तो वाई मिल जाएगा, और जो आई कैप वाले कंपोनेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करोगे तो एक्स मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि एफ नेट जो है दैट इज -16 इन आई कैप डायरेक्शन। तो लिख लेंगे एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे, -16 आई कैप विच इज इक्वल टू F1 की वैल्यू देखो 30 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ठीक है, फिर इसमें F2 ऐड करना है, F2 की वैल्यू क्या है बेटा, -12 आई कैप प्लस 8 +8। ठीक है, इसमें F3 ऐड करना है, F3 क्या है
एक्स आई I cap plus Y J cap. ठीक है, अब देखो जो एक्स आई कैप कंपोनेंट है वो कौन से हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई कैप जो जे कैप कंपोनेंट है वो y axis के अलावा। ठीक है। ओके, अब देखो अब क्या करना है हमें, आई कैप कंपोनेंट्स को एक साथ लिखो, -16 इज इक्वल टू 30 -12 और प्लस एक्स। क्या किया, जो आई कैप वाले थे उनको लिख लिया खाली, है ना। तो -16 था आई कैप के साथ, राइट साइड में 30 आई कैप था, देन -12 आई कैप था, देन एक्स आई कैप था। तो हमने क्या किया, सिर्फ उन वैल्यूज को लिख लिया जिनके साथ आई कैप है। तो यहाँ से आई कैन सॉल्व इट फॉर एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एक्स क्या आएगा, -34 -34. तो -34 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर सिमिलरली वाई के कंपोनेंट्स को एक साथ रखें तो वाई के लिए सॉल्व हो जाएगा, वाई के -24 -24 तो जे कैप वालों को इकट्ठा लिखते हैं, राइट साइड में क्या जे कैप है कुछ, लेफ्ट साइड में सॉरी नहीं, नो सर तो 0 लिख लो, 0 इज इक्वल टू 16 + 8 + y। यहाँ से y क्या आएगा, y इज इक्वल टू -24 F3 की वैल्यू लिखने को बोलूं तो F3 क्या आएगा, F3 इज इक्वल टू क्या था, -34 आई कैप -24 जे कैप प्लस माइनस Minus -20 -34 आई कैप -24 जे कैप, सही बात है। यस Yes, sir. ठीक है, किसी बच्चे को समझ आया, किस बच्चे को डाउट है इसमें, डाउट पूछो, जिसको समझ नहीं आया अच्छे से वो पूछ लो। आ गया, ठीक है। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रिएक्शन। Reaction. कोई भी एक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखो क्या है इसके, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा बी। एफ ए बी क्या है बेटा, देखो फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी, एंड एफ बी ए क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए। तो जो पहले उस पर फोर्स लगाया गया है और बाद में जो आ रहा है उसके ऊपर लगाया गया है। तो अप्लाइड ऑन ए बाय बी इज एफ ए बी, अप्लाइड ऑन बी बाय ए इज एफ बी ए, ठीक है बेटा। अब दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बाय बी विच इज इन राइट डायरेक्शन, है ना, राइट साइड पॉइंटिंग है जो ए पे है, और बी पे जो लग रहा है वो लेफ्ट साइड पॉइंटिंग। दिस एफ ए बी एंड एफ बी ए बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब समझो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, यस यस सर अब तुम समझो मैं अपना हाथ पकड़ के तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐसे खींचता हूँ, क्या तो तुम भी तो मुझे खींच रहे हो ना अपनी साइड, यस सर। Yes, भाई sir. मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ तो मुझे भी तो एक पुल फील हो रहा है ना कि जैसे तुम मुझे खींच रहे हो। तो सिमिलरली उसी तरीके से इफ ए इज पुलिंग बी देन बी इज आल्सो पुलिंग ए, तो दीज एफ ए बी एंड एफ बी आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला मुझे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स अक्कर साइमल्टेनियसली, तो दोनों एक ही साथ मिलेंगे आपको। दे एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दिख रहा है कि एक राइट साइड पॉइंट कर रहा है एक लेफ्ट, तो दे एक्ट इन वर्टिकल, और ये दे 180 डिग्री टू ईच अदर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सेम रहेगा। दे आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, FAB is applied on A, FBA is applied on B. So they are applied on different objects, right? They are equal in magnitude and of same nature. Same nature का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ के खींचता हूं तो मैं आपके हाथ पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो आपका हाथ भी मेरे हाथ पर क्या लगा रहा है, टेंसाइल फोर्स, आप भी मुझे खींच रहे हो। और अगर मैं बोलूं कि मैं अपने हाथ ऐसे करूं और बोलूं कि पुश करो मेरे हाथ को, तो इफ आई एम पुशिंग योर हैंड तो आपका हाथ भी मुझे पुश ही कर रहा होगा। तो इधर दोनों के दोनों एक्शन एंड रिएक्शन दोनों टेंसाइल होंगे या फिर दोनों के दोनों कंप्रेसिव होंगे, पुश होंगे या पुल होंगे, ठीक है बेटा। Yes, ठीक। sir. अब एक चीज होती है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बताओ,
समझो इसको। व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम? Diagrammatical representation of a body isolated from its surroundings showing all the external forces acting on it। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर लो और इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को ड्रॉ कर दो, तो वही क्या कहलाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हुआ कि बॉडी को, कोई भी रिजिड बॉडी है उसको उसके सराउंडिंग से फ्री कर लो, यानी उसके सराउंडिंग्स के उसको आइसोलेट कर लो और देन ड्रॉ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस रिजिड बॉडी। इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉडी के ऊपर बाहर से लगने वाले सभी के सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर दो। ठीक, तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ग्राउंड दिख रहा है आपको? यस सर। ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है? ब्लॉक बी। बी। ब्लॉक Yes, बी sir. के ऊपर क्या रखा है? ब्लॉक ए। A. ठीक है, अब फोर्स कौन से वाले ब्लॉक पर लग रहा है? B. तो क्या मैं बी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊं आपको? यस Yes. Yes, sir. तो क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आइसोलेट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो इसको अलग ले चलते हैं, बी को अलग उठा के ले आते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लॉक बी को अलग ड्रॉ कर लिया, दिस इज ब्लॉक बी। तो इस ब्लॉक बी पर अब बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेस को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है इस पर क्या लग रहा है? फोर्स F। Force. क्या इस पे इसका सेल्फ वेट भी लग रहा होगा? Yes, sir. mg बोल देता हूँ। ठीक है, इसका मास m अज्यूम कर लेता हूँ और mg डाउनवर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या इस पे कोई और फोर्स भी लग रहा होगा जो ग्राउंड लगा रहा होगा? Yes, sir. Normal. Normal. अप्लाइड ऑन बी बाय A. ग्राउंड। Normal. अभी ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना बेटा। नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ग्राउंड। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा क्या ए भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा डाउनवर्ड? Yes, sir. ए इस पर फोर्स लगा रहा होगा अपने सेल्फ वेट के बराबर, है ना? और उसके रिस्पॉन्स में ये एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा ए को। तो देखो देयर इज सम फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन बी बाय ए, तो वो कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए। तो एक तो ग्राउंड ने लगाया और एक बी ने, ए ने लगाया। तो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, और ये किसके इक्वल होगा? दिस एन बी इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक ए के वेट के बराबर होगा ये एनबीए। ठीक है, तो समझ आता है कि भाई ए का वेट लग रहा है एक तो इस पे, इस ब्लॉक बी पर ए ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहा है। एक इस पे खुद का सेल्फ वेट है, वो ग्रेविटी लगा रही है mg। एक आपको दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ग्राउंड नीचे से, और चौथा फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स है। तो यही चार फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। Yes, sir. अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर फ्रिक्शन भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन भी हो सकता था बेटा यहाँ पे, बट क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं दे रखा, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? ग्राउंड को स्मूथ। तो ग्राउंड इज एज्यूम्ड एज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, तब ये आपके चार फोर्सेस यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट? Yes. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और ब्लॉक बी को यहीं ड्रॉ करते हैं। अब देखो ब्लॉक बी जो है उसको क्या किया गया बेटा? एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया गया। व्हाट इज दिस पॉइंट? ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी क्या किया? किसी भी रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस किया जा सकता है टू सिंप्लीफाई अवर कंसेप्ट, है ना? तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी। तो इस पर चार फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो ए लगा रहा है बी पर, और ये किसके बराबर था? वेट ऑफ ब्लॉक ए के बराबर एनबीए, और तीसरा mg, और चौथा एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है किसी भी बॉडी को उसके सराउंडिंग से फ्री कर लो और उस पर लगने वाले बाहर से जो फोर्सेस है उनको ड्रॉ कर दो। यस और नो? सर वो एनबीए कौन सा क्वेश्चन? रुको, डाउट पूछ रहे था कोई। हर्षदा पूछो।
सर वो एनबीए कौन सा फोर्स है? एनबीए इज वेट ऑफ ब्लॉक ए। वेट ऑफ ब्लॉक ए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। अप्लाइड किसने किया? ए ने। किस पर? बी पर। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, एनबीए। और ये किसके बराबर है? वेट ऑफ द ब्लॉक ए के बराबर। ठीक है ओके बेटा, सर। चलो डाउट्स रेज योर हैंड एंड आस्क बेटा। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर अगर सरफेस फ्रिक्शन में होगा तो? फ्रिक्शन में होगा तो एक सर और फोर्सेस आ जाएंगे इधर, जो कांटेक्ट के ऊपर एक फोर्स और आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। सर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हो सकते हैं? हो सकता है, अगर गिवन होगा तो हो सकता है, ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन हो सकता है, बी और ग्राउंड के। सर बी भी ए पे फोर्स लगाएगा ना नॉर्मल? हाँ, बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन ए बाय बी। ओके सर। ठीक है, और पूछो। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम की। ठीक है, when the net force and the net torque acting on a system is zero, then the object is said to be in state of equilibrium। ठीक है, तो इसको ऐसे समझने से बेहतर है, एक और तरीके से समझ सकते हैं। इमेजिन करो कि आपको मैं एक बॉल दे देता हूँ। ठीक है, अब आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो खाली। आपके पास एक बॉल नहीं है, आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, जो कि बहुत गर्म है, राइट? वो बहुत गर्म है। अब आपने उसको रूम में रख दिया, तो क्या होगा बेटा रूम में रखने के बाद? वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा सर। ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही गर्म लोहे के टुकड़े को आपने रूम में रखा, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। कब तक होगा ठंडा? जब तक कि उसका टेम्परेचर जब तक कि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, है ना? तो फिर उसको क्या बोलेंगे? जब रूम टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर हो गया, तो क्या बोल देंगे कि नाउ द आयरन ब्लॉक इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम सराउंडिंग्स। तो ये आयरन ब्लॉक अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। यस और नो? यस तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है? बराबर हो गया है। किसका? आयरन ब्लॉक का और एटमॉस्फेरिक एयर का। तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, तो हीट लॉस नहीं होगा, और हीट लॉस नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि अब आयरन ब्लॉक और रूम टेम्परेचर, जो रूम की एयर है, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। यस? यस सर। यहाँ से आपको क्या क्या समझना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर, है ना? तो एनर्जी ट्रांसफर का कोई पोटेंशियल ना बचे, तो उसी को बोलेंगे क्या? इक्विलिब्रियम। तो थर्मल के केस में एनर्जी ट्रांसफर किस वजह से होती है बेटा? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। भाई जब टेम्परेचर अलग अलग होगा दो ऑब्जेक्ट का, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी ना। यस तो बात क्या करते हैं कि हीट ट्रांसफर के लिए जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपनी थर्मल एनर्जी दे पा रहा है, तो वहां पर डिफरेंस इन टेम्परेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो क्या हीट लॉस होगा? हीट ट्रांसफर होगा? नो सर। तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बराबर है, तो उनको क्या बोलेंगे आपस में? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गए। यस? तो यहाँ से हमें समझ आया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब वापिस आ जाओ मैकेनिक्स में, आंखें खोल लो। अब तो अब समझो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो बाहर से लगने वाले नेट फोर्स और नेट टॉर्क अगर 0 हो जाए, तो क्या बोलेंगे? सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी, यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स के अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि थर्मल की बात करेंगे? मैकेनिकल तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? नेट फोर्स शुड बी जीरो एंड नेट टॉर्क शुड बी जीरो। यस बेटा? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब एक और तरीके से समझो, जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? जीरो। बाहर से जीरो। लगने वाले फोर्स भी जीरो हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू, अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? Zero. जीरो। तो पता है ये है। अब मास जीरो हो नहीं सकता और फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कि बेटा एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज Constant. कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज जीरो। कांस्टेंट। Constant. नो सर। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं हो सकता वेलोसिटी इज जीरो। नो सर। क्यों? हो सकता अच्छा, क्या मुझे ऐसा केस बता सकते हो जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी नॉन जीरो? uniform motion. सर यूनिफॉर्म मोशन। शाबाश। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही ये है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। तो देखो, जब एफ नेट जीरो हो गया, बाहर से लगने वाला फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। राइट। अब सुनो, क्या कोई ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पे है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? Zero. वेरिएबल। Zero. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। तो है तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब सुनो, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन नेट फोर्स शुड बी अप्लाइड, फर्स्ट लॉ ने बोला। यस। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो स्टेट ऑफ मोशन क्या चेंज हो पाएगी? नो सर। तो अगर एफ नेट जीरो हो गया तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो पाएगी। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या है? कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलते रहेंगे। यस सर। Yes, sir. यस, रुके हुए ऑब्जेक्ट हमेशा रुके ही रहेंगे। यस, यस सर। तो या तो वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इसी का दूसरा मतलब है नेट फोर्स इज जीरो। और नेट फोर्स इज जीरो का ही मतलब क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब भी हो गया बेटा कि चेंज वेलोसिटी, जो उसका स्टेट ऑफ इनर्शिया वो चेंज नहीं हो रहा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? कि स्टेट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही चला जाएगा। Without the application of net external force, the object is called it is in mechanical equilibrium। और mechanical equilibrium है तो acceleration is zero। acceleration zero का मतलब क्या है? velocity is constant। ठीक है, तो सारी बातें हम समझ आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। अब ये समझ आता है। तो अब बात करते हैं टॉर्क की। अब टॉर्क क्या होता है बेटा? जैसे आपने लट्टू घुमाया है ना ऐसे, यस सर। कोई ऑब्जेक्ट घुमाया है ऐसे, तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? उसको एक ट्विस्ट देते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए एक ट्विस्ट देते हैं। सिक्का अगर आपने घुमाया हो ऐसे, कॉइन को ऐसे घुमाना है तो उसको एक ट्विस्ट देना पड़ेगा। दैट ट्विस्ट इज नथिंग बट टॉर्क। तो अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। रोटेशनल वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, है ना? तो रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर? जीरो। जीरो। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। कांस्टेंट। तो ये वही बातें हैं कि टॉर्क जीरो होगा और नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा क्या किस में रहेगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इसको फटाफट एक डायग्राम से समझते हैं बच्चे। देखो, अब यहां से देखो, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है?
यस सर। कितने एक्सिस होते हैं? 4 3 4 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। इसके ओरिजिन पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, यानी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कराना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। इस ऑब्जेक्ट को मैं खाली एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। आइदर आई कैन अप्लाई सम फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको एफ एक्स बोल दिया, या फिर आई कैन अप्लाई सम फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, जिसको मैं क्या बोल दूं, एफ वाई बोल दूं। या फिर तीसरा तरीका क्या है, आई कैन अप्लाई सम फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, जिसको मैं क्या बोल दूं, एफ जेड बोल दूं, राइट। तो मेरे पास यही 3 इंडिपेंडेंट तरीके हैं टू मूव दिस ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यस बेटा। Yes, sir. अगर इस ब्लॉक को Yes, sir. स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करना है तो मेरे पास यही 3 इंडिपेंडेंट तरीके हैं, या तो एफ एक्स लगाऊंगा, या एफ वाई लगाऊंगा, या फिर एफ जेड लगाऊंगा, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन लगाऊंगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि ट्रांसलेट करेगा। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, Translational motion. है ना, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। पढ़ते नहीं हो आप? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? Translation. ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, सेलेक्ट होना है आपको? कितने बच्चों को नीट में सेलेक्ट होना है? हाँ, तो सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे? पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जो सर ने पढ़ाया उसको ध्यान से सुनना पड़ता है, और जो सुन लिया उसको याद रखना पड़ता है ना? यस और नो, है ना? Yes. तो बेटा ये सब ये Yes, सारी sir. चीजें जब आप कर लोगे तभी जाके सेलेक्ट होगे ना। जब ये सारी कहानी Yes, आप कर लोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, कि ऐसे ही हो जाएगा, है ना? तो इन सब काम करने के लिए क्या चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, है ना? तो अभी थक गए हो क्या? No, sir. नो सर। No, sir. चलो थक गए तब भी हम पढ़ेंगे, है ना? बोलो, सिद्रा क्या बोल रहे थे? यस सर। अगर हम Yes, थक sir. गए तब भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेक्शन कराना है, ठीक है? हमें सिलेक्ट होना है। अब सुनो, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट। अब ट्रांसलेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स 0 है, एफ वाई भी 0 है, और एफ जेड भी 0 है, तो क्या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा अलोंग स्ट्रेट लाइन? कभी भी नहीं No, होगा। sir. तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फोर्सेस, ऑल द 3 कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर यही ऑब्जेक्ट एक्स वाई और तीसरा एक्सिस जेड, ठीक है, Z. तो इस यही ऑब्जेक्ट मेरा रखा है ओरिजिन पर बेटा, ठीक है। अब ये ओरिजिन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। इफ आई वांट टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहूं तो कितने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता हूं बेटा? देखो, आइदर आई कैन प्रोवाइड अ टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, इसको टाउ एक्स बोल दिया, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगा दो, टाउ वाई बोल देंगे। और तीसरा तरीका क्या है बच्चे, या तो जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगा दो, तो इसको क्या बोल देंगे, टाउ जेड। तो 3 तरीके हैं इसको रोटेशन कराने के। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अगर मैं बोल दूं कि टाउ एक्स भी 0 है, टाउ का वाई कंपोनेंट भी 0 है, और टाउ का जेड कंपोनेंट भी 0 है, तो क्या बोलेंगे इसको, कि द ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो समझ आया? अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अगर इन सबको जोड़ के लिख दिया जाए तो क्या बोल देंगे इसको? मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए कितनी चीजें जीरो होनी चाहिए बच्चे? 3 एक्सपेंशन 3 की 6? 6 बच्चे, 3 फोर्सेस और 3 टॉर्क। 3 forces and 3 torques are zero. That means it is in mechanical equilibrium. और mechanical equilibrium का मतलब क्या है कि velocity क्या रहेगी? Constant. जीरो नहीं, जीरो का मतलब तो रेस्ट हो गया बच्चे। वेलोसिटी जीरो का मतलब तो रेस्ट हो गया, बट यहाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं एक इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आया बच्चों? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम का एक क्वेश्चन आपके सामने है, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, ध्यान से इसको करो। हाउ मेनी फोर्सेस विल बी देयर इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिलेंडर? करो बच्चे। जो बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं ना, एक तो पहली बात कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, और दूसरा कि इनका नाम भी हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना? कि क्लास को बीच में ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं है बच्चे। फिर अगली क्लास में आप आके बेतुके डाउट्स पूछोगे, उसका कोई मतलब नहीं होता ना कि आपने सुना नहीं क्लास में, फिर ऐसे पूछ लोगे कि सर ये समझ नहीं आया, तो फिर वो सबके लिए डिस्टर्बिंग होता है जो बच्चे स्टे करते हैं। तो अगर आपको ड्रॉप करना है तो यू शुड हैव अ वैलिड रीजन कि आपका कुछ इशू है, तो देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कांट ड्रॉप। आप क्लास छोड़ के नहीं जा सकते बीच में ऐसे। उसके दोनों नुकसान हैं, एक तो सिलेक्शन नहीं होगा और दूसरा आपका नाम हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो जिनका हो जाएगा वो पोल में आंसर करेंगे बच्चे इसको। तो 20 स्टूडेंट्स हैव वोटेड, बाकी 20 बच्चे करो भाई वोट। आसान क्वेश्चन है। अभी 20 बच्चों ने खाली इसका आंसर दिया, बाकी लोग भी आंसर करो। गलत होगा या सही होगा, बट आंसर जरूर करना है। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स ने वोट किया, बाकी लोग भी करो भाई। अच्छा, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बेटा इस ब्लॉक ग्रुप पे? सर 2 सिलेंडर पे कितने एक्ट कर रहे हैं? 2 या 3 सर। नॉर्मल रिएक्शन कितने हैं उनमें से, 1 या 2? Eight. सर 2 2 नॉर्मल रिएक्शन और 1
सेल्फ वेट ऑफ द, है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेते हैं, मान लो यहाँ है, ठीक है। अब इस पर लगाया एक फोर्स, तो जो लग रहा है नीचे, इसका सेल्फ वेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, W, ठीक है। दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है बेटा, ये 2। यस इधर से लगेगा, मान लो N1 बोल दिया इसको, और एक इधर से लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, N2। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, पहले इसको सर्कल को ड्रॉ कर लिया, राइट। उसके बाद इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिया, फिर सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे सभी फोर्सेस को। तो पहला फोर्स क्या है, इसका वेट, तो क्या है, डाउनवर्ड, W। उसके अलावा सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए नॉर्मल रिएक्शन से, ये आपका इधर कौन सा पॉइंटिंग है, ये इधर पॉइंट कर रहा है, वो कौन सा, N1 है कि N2, N2 और तो इधर पॉइंट कर रहा है वो कौन सा, N1। N1 देखो यार, इधर पॉइंटिंग कौन सा है, N1, तो इधर पॉइंटिंग N2। तो फोर्सेस को ट्रांसलेट किया जा सकता है ना, ये तो प्रॉपर्टी है फोर्स की, एक जगह से दूसरी जगह अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, यानी इन सभी को सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ दिखा दिया, राइट। तो कितने फोर्सेस हैं, 1, 2 कि 3, 3 राइट चॉइस, कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो जिन बच्चों का गलत हुआ है ना, अप्रोक्सीमेटली 16 स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट इनकरेक्टली। तो आप लोगों को अब समझ आया, रुक जाओ, अनुष्का आप बोलो। अनुष्का क्या पूछ रहे थे बच्चे, सर मेरा आंसर गलत हो गया था, वही बता रही थी सर। कैसे हो गया था, सर मैंने ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लिया था। तो ऑप्शन आपने 2, आपका क्या गलती करी आपने, बच्चे बताओ। तो नॉर्मल रिएक्शन आपने 1 अज्यूम कर लिया है ना, बट कितने पॉइंट्स पे सरफेस टच हो रहा है, 2 पे, तो 2 नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, है ना, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, होमवर्क करना आसान है, ठीक। उसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन, थक गए क्या, नो सर नो सर। झूठ क्यों बोल रहे हो गए, झूठ बोलने के लिए मना किया ना मैंने, सच बताओ जेन्युइनली, कितने बच्चे थक गए, गिव मी अ थम्स अप जो बच्चे थक गए, जेन्युइनली बताना, है ना। तो थके तो हुए हो, है ना। तब क्या करेंगे, अब आपके काम की बात बोलते हैं, रुक जाओ, आ जाओ, डीप ब्रीदिंग करते हैं 5 बार, आंखें बंद कर लो बच्चों, जहां भी बैठे हो आंखें क्लोज कर लो, ठीक है। वी विल डीप ब्रीथ फॉर 10 टाइम्स, 5 बार नहीं 10 बार करेंगे, आज हमने एक्सरसाइज भी नहीं की। तो आंखें बंद कर लो, डीप ब्रीथ इन, आउट, डीप ब्रीथ इन, आउट, ऐसे 10 बार रिपीट करेंगे, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। आंखें बंद रखना बच्चे, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, अगेन डीप ब्रीथ इन, deep breathe out, deep breathe in, breathe out, for the last time, deep breathe in, deep breathe out, ठीक है। अब आंखें खोल लो, हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, डीप ब्रीथ इन और आउट से नींद आ रही है, लेकिन आंखें भी ठंडी ठंडी हो गई होंगी, देखो आंखें, नाक, थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया, अभी वापस पढ़ाएंगे तो नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। नींद अगर किसी बच्चे को आती है तो अपने मम्मी पापा को साथ में लेके बैठा करो, ताकि आई कैन रिक्वेस्ट देम कि इनको थोड़ा सा छोटा रिचार्ज कर दो, तो फिर आपकी नींद जो है गायब हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो अब छोटा रिचार्ज की सुविधा आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।
अब सुनो, आ जाओ वापिस आ जाओ। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। अब आपके काम की बात करेंगे तो हो जाएगा सब, ठीक है? भरोसा रखो मेरे पे, भरोसा है कि नहीं है? बस फिर तो मैं तुम्हारे पे भरोसा कर सकता हूँ तो तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर सकते? सुनो, अब कितने इक्वेशन होते हैं बच्चे मोशन के? हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? 3 सर। बताओ। v इज इक्वल टू, U चलो plus रुको रुको U रुको, plus AT. सब लोग शांत हो जाओ, एक साथ गाना गाएंगे। v इज इक्वल टू U U plus AT. अब सेकंड फिर से, s इज इक्वल टू UT UT plus half AT square. थर्ड वन इज v स्क्वायर Square equal to U square plus AS. वाह, संगीत में हो गया, मजा आ गया। अब कौन बोलेगा? इनको यूज करने से पहले कौन सा अजम्पशन होता है रे? व्हाट इज द अजम्पशन बिफोर यूजिंग दीज इक्वेशंस? लीनियर मोशन में यूज करते हैं। नो, these equations are for variable acceleration motion. यहाँ पे acceleration क्या है? Acceleration is not constant. Acceleration constant है कि variable है? Sir, variable. variable. अच्छा, हाथ नीचे कर लो सब बच्चे। जिन बच्चों को लगता है कि acceleration constant है, हैंड रेज करो। हाथ नीचे करो। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा। अब इन बच्चों की कुटाई हो जानी चाहिए जिनको ये लगता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा। सर हाँ, सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना? -10 यूज करते हैं ना हर इक्वेशन में। कितने दल बदलू टाइप लोग, तुरंत पलट गए, जज्बात सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? अभी तो बोल रहे थे वेरिएबल है। नहीं सर, कांस्टेंट ही है, मैंने नहीं बोली वेरिएबल है। जानवी ने तो ये भी बोला एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। बताओ, देखो अब सुनो बात, केवल ओम अकेला बच्चा है जिसने आंसर सही दिया। क्लैप फॉर हिम, क्लैपिंग करो सब बच्चे। तो बाकी सब लोग क्या करते हो भाई? हाँ, बाकी लोग सस्ते नशे हैं, सस्ते नशे कर रहे हो यार तुम लोग, क्या करते हो? सुना करो। These equations are equations for uniformly accelerated motion, और uniformly accelerated motion में acceleration क्या होता है? 0 कांस्टेंट। अबे जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, अगर सुनो बच्चों, अगर जीरो एक्सेलरेशन होता तो ये इतनी कहानी लिखने की जरूरत पड़ती? सीधा लिख देते v इज इक्वल टू यू, क्योंकि ये सेकंड टर्म जीरो हो जाता, s इक्वल्स टू यू टी, सेकंड टर्म जीरो, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बताओ, अब एक्सेलरेशन जीरो है क्या यहाँ पे? नहीं है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन टू Acceleration is एक्सेलरेशन इज constant. कांस्टेंट। तो इन तीनों इक्वेशंस को केवल और केवल तभी यूज किया जा सकता है जब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट। फाइनल कर लो, फाइनल बताओ कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब सबको एक्सेप्टेड है ना अब ये बात कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। चलो मान लिया, ठीक है। तो b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करने के लिए द ओनली अजम्पशन इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? लगे हाथ ये भी बता दो, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एक बॉडी का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी में चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये बोल दो ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, सीधी बात है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो
चलो बच्चे, अब ये इक्वेशन से आती हैं, सबको पता है। यहाँ पे u क्या है? Initial velocity. वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? Final फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी। ओके, a क्या है? acceleration. एक्सीलरेशन। t क्या है? टाइम ठीक है, ओके। Matter. सर टाइम है t टाइम है। टाइम है चलो t को t इज टाइम। तो सबको पता है v इज u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, t इज टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, अब करो सवाल। ये क्वेश्चन कर दो फिर छोड़ देंगे आपको। इसका आंसर पोल में देना है। कोई भी बच्चा क्वेश्चन करने से पहले नहीं छोड़ेगा, बिकॉज देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस क्वेश्चन के बाद होगी। और जो गया, अच्छा जो गलती से चला गया, उसका क्या हल करना चाहिए बच्चों, बताओ। उसको क्या क्या सजा देनी चाहिए? देयर शुड बी सम पेनल्टी ना। काला पानी की उसको काला पानी भिजवा देना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं, काला पानी का पता ही नहीं होगा तुम्हें। काला पानी, कुछ ऐसी ऐसी पनिशमेंट बताओ जिससे तुरंत प्रभाव पड़े। सर पेरेंट्स को बता दो हाँ, गाना गवाना। सर पेरेंट्स को बता दो हाँ, पेरेंट्स को बता देंगे अगर किसी ने ज्यादा रायता फैलाया तो। क्वेश्चन करो। In the figure shown, the forces are acting simultaneously on the body of mass 10 kg, which is initially at rest. Find its velocity after 10 seconds. सिराज हो गया बच्चे? यस। अच्छा बच्चों बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. मास इज 10 kg. निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यस। यस आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? dv by dt. पहले नेट फोर्स निकालेंगे। F net डिवाइडेड बाय मास। F over m. एफ अपॉन एम निकालना अरे रुको रुको, मुझे बोलने दो बच्चों। एफ नेट क्या होता है? टोटल नेट। m/a F1 प्लस F2 प्लस F3 इज एफ नेट। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ नेट। तो मैं एक्सेलरेशन कैसे निकाल लूंगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट एफ डिवाइडेड। अपॉन ए अब फिर उसके बाद बिंदास एक इक्वेशन लगाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा। फटाफट निकालो और ऑप्शन जो आंसर आए पोल में आंसर करो। ठीक है बच्चों, करो।
हाँ बच्चों, हो गया? यस सर। वोट तो 22 मिले खाली। अरे ओनली आई हैव रिसीव 22 वोट्स। बाकी लोग खुद चुनाव लड़ेंगे क्या? बताओ। अरे ये मैंने बोला कभी कि सही आंसर देना है? बताओ। रॉन्ग आंसर इज ऑल्सो, है ना? तो करो आंसर। 25 वोट्स मिला। और चलो भाई, करा ही देते हैं फिर, और क्या बोले। एफनेट बताओ। राइट साइड में कितना फोर्स? 30। और सर लेफ्ट में लगने 25 वाला है फोर्स 5। 25 Fnet is equal to 20 25 minus 5 is equal to 25 to 10 की बस 5 होगा। पॉइंटिंग होगा। ठीक है बच्चे, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया? 2.5। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज़ ऑब्जेक्ट गेट 0 0 u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0.5, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड। कितना आएगा भी? 25 25 मीटर पर 25 सेकंड। meter. अब बोल, अब बताओ क्वेश्चन है इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर अब क्या करें फिर? अब जो 2 बच्चे छोड़कर चले गए ना, ये बोलने के बाद भी, उनके साथ क्या करें बताओ? क्या करें? अच्छा, सब समझ आया आज जो पढ़ाया? Yes, sir. यस सर। जो बच्चे अब बीच में छोड़ेंगे उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स के। ठीक है, ठीक है। तो आज बताओ, आज कौन अपना नाम देगा वॉलंटरली?